हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू करते हैं। क्या डिस्कस कर रहे थे? लास्ट टॉपिक कौन सा था डिस्कशन का? डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था आपके साथ में कि डेप्रीशिएशन आखिरकार होता क्या है। मेथड्स ऑफ डेप्रीशिएशन की बात कर ली थी, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी की। साथ ही साथ में हमने अकाउंटिंग फॉर डेप्रीशिएशन की बात करी थी और उसमें हमने डिस्कस किया था कि दो अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच ये कहती है जब डेप्रीशिएशन आपका किससे चार्ज हो रहा होगा, एसेट से, डायरेक्टली एसेट से चार्ज होगा तो किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा, ये हमने डिस्कस कर लिया था। हमने अगर इस दौरान हमने ये भी डिस्कस किया कि इस अप्रोच में अगर कोई एसेट आप बेचोगे तो उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा, ये भी डिस्कस कर लिया था। या सुनो, अब जो आज हमें बात करनी है कि अगर आप सेकेंड अप्रोच फॉलो करते हो, डेप्रीशिएशन की जगह पर क्या बनाते हो, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन बनाते हो, तो किस तरह से अकाउंटिंग होगी, ये डिस्कस करना है। फिर आपके हम डाउट ले लेंगे। ठीक है, जो पहला एस्पेक्ट था, फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, वो समझ में आया था नहीं आया था? चलिए, तो आज सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले एक काम कर ले रहे हैं, चलो सेकेंड एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, फिर बाकी के कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो बाद में करेंगे। देखिए, आपके मॉड्यूल में जो ऑर्डर है हम उससे थोड़ा सा अलग ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। आप रिवीजन भी करेंगे तो इसी ऑर्डर में करेंगे जिस ऑर्डर में हमने आपके साथ में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। सेकेंड अप्रोच डेप्रीशिएशन की। अब हम अप्रोच टू की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अप्रोच टू। अप्रोच सेकेंड, when provision for debt account is maintained, when provision for debt depreciation account is opened या maintained। आप कहें कि प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट ओपन किया गया है या प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट मेंटेन किया गया है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि हम जो डेप चार्ज करेंगे वो डेप्रीशिएशन हम कहां पर चार्ज कर देंगे, कहां पर ट्रांसफर कर देंगे? प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी, एसेट से कोई लेना देना का नहीं होगा। एंट्री होगी डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, या इस प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट को एक दूसरे नाम से भी हम जानेंगे जिसको हम कह सकते हैं अक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट। अक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, या हम कहें अक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट। इज दिस ओके? तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट या अक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट। और बाद में इस डेप्रीशिएशन को हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पर? पीएल में। तो एंट्री हो जाएगी पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन। पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन। ये अप्रोच कैसे इसको डिस्कस करेंगे, कौन कौन से अकाउंट बनेंगे यहां पर, ये हम डिस्कस करेंगे।
तो हम लिखेंगे फॉलोइंग अकाउंट्स आर ओपन, फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड अंडर दिस अप्रोच। इस अप्रोच में हम फॉलोइंग कुछ अकाउंट्स हैं वो प्रिपेयर करेंगे। तो फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड अंडर दिस अप्रोच। ए, पहला जो अकाउंट हम बनाएंगे वो बनाएंगे फिक्स्ड एसेट अकाउंट, और ये अकाउंट बनता है एट कॉस्ट। किस पे बनेगा? कॉस्ट पे। दूसरा अकाउंट जो बनाएंगे उसका नाम है अक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट, या जिसे ही हम प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट कहेंगे। जिसे हम क्या कहेंगे? प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, अक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। और तीसरा जो अकाउंट हम बनाएंगे वो बनाएंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ये जो अकाउंट बनेगा ये बनेगा फॉर सेल ऑफ एसेट। एसेट के बेचने के लिए यहां पर एक स्पेसिफिक अकाउंट बना दिया जाता है जिसे हम क्या कह देते हैं? एसेट डिस्पोजल। इतने अकाउंट बनेंगे, कैसे क्या ट्रीटमेंट होगा, किस अकाउंट में कैसे एंट्री आएगी, ये बातें हम डिस्कस करेंगे। तो हम फॉर्मेट बनाएंगे, पहले गौर से देख लीजिएगा, बाद में बनाइएगा। मैं थोड़ा रफ फॉर्मेट में ये तीनों अकाउंट लिए दे रहा हूं, पर्टिकुलर और इन सब चक्करों में नहीं पढ़ रहा हूं। जो समझना है वो मुद्दा देख लीजिए, ठीक है? बात समझ में आ रही? डेट पर्टिकुलर इनमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, मतलब आपको पढ़ना है बट अभी समझने के लिए नहीं पढ़ना है। तो ये पहला अकाउंट हमने कौन सा बना लिया? फिक्स्ड एसेट अकाउंट। दूसरा अकाउंट हमने कौन सा बना लिया? और तीसरा अकाउंट हमने कौन सा बना लिया? एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब आपको समझना है, मूवमेंट देखना है कैसे कैसे। सबसे पहले किसी भी अकाउंट में हमें यह पता होना चाहिए कि उसका ओपनिंग क्लोजिंग कहां जाता है। ओपनिंग कहां जाता है? तो कोई फिक्स्ड एसेट है, इसका ओपनिंग कहां जाएगा? तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या आ जाएगा? ओपनिंग वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। और ये जो खाता बन रहा है ये कॉस्ट पे बन रहा है। किस पे बन रहा है? कॉस्ट पे। तो ओपनिंग में हमारे पास कितने कॉस्ट के फिक्स्ड एसेट हैं? और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक लायबिलिटी अकाउंट है। क्या है? लायबिलिटी। तो इसका जो ओपनिंग आएगा वो आ जाएगा बाय बैलेंस। देखिए डेप तो हम वैसे ही निकाल रहे हैं एसएलएम मेथड से, जैसे निकलेगा डब्ल्यूडीबी से जो भी निकलेगा अमाउंट तो वही निकलेगा, बट अमाउंट को डायरेक्ट फिक्स एसेट से एडजस्ट ना करके हम उसको क्या कर रहे हैं? प्रोविजन बना के चल रहे हैं। और बाद में जब हम बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट दिखाएंगे तो फिक्स्ड एसेट कॉस्ट माइनस प्रोविजन करके नेट वैल्यू दिखा देंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये दो ओपनिंग बात आपको समझ में आ गई ना? आ गई। एसेट डिस्पोजल, इसका कोई ओपनिंग या क्लोजिंग नहीं होगा। ये एसेट तो हमने बना, ये अकाउंट तो हमने केवल बनाया है एसेट को बेचने के लिए। क्या करने के लिए? बेचने। तो ओपनिंग फिक्स्ड एसेट का कहां होगा? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्या होगा? क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? बोलो बेटा। फिर क्या होगा? क्वेश्चन आपसे कहेगा कि ड्यूरिंग द ईयर कुछ एसेट आपने क्या किया है? बेचा है या पहले खरीदा है। तो अगर कोई एसेट आपने खरीदा है तो वो यहां आ जाएगा, टू कैश ऑब्लिक बैंक। ये किस बात के लिए है? परचेज ऑफ एसेट। ड्यूरिंग द ईयर जितनी कॉस्ट का एसेट आपने खरीदा होगा ये कॉस्ट आ जाएगी। बोलो। फिर क्या होगा? ड्यूरिंग द ईयर हो सकता है कोई एसेट आपने क्या किया हो? बेचा। अगर कोई एसेट बेचा है तो अब ध्यान देना है आपको,
मैं बेचने वाली एसेट को रेड पेन से मैनेज कर रहा हूं। जितने कॉस्ट के एसेट को बेचोगे, क्या कह रहा हूं मैं, जितनी कॉस्ट के एसेट को बेचोगे उसे यहां से हटाओगे और लिखोगे बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट। क्या लिखोगे, डिस्पोजल अकाउंट। और यहां पर आएगा, ये क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आएगी कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड। मैंने कहा ना, वैसे अभी हमने पुराने मेथड में ये देखा था, हम WDV को कंसीडर करते हैं। किसको कंसीडर करते हैं, डब्ल्यू। लेकिन यहां पर कह रहे हैं जितनी कॉस्ट के एसेट को आप बेचोगे उतना आप फिक्स्ड एसेट के अकाउंट से हटाओ, क्योंकि फिक्स्ड एसेट का जो अकाउंट बना है वो किस पे बना हुआ है, कॉस्ट पे। फिर इसको हटा के यहां पर लेके आओ, कहां लेके आओ, यहां पर, तो टू फिक्स्ड एसेट। ये एंट्री यहां कहां से आई, बताएं, ये क्या एंट्री आ गई, जितनी कॉस्ट के एसेट आपने बेचे हैं आप फिक्स्ड एसेट अकाउंट साइड क्रेडिट करेंगे और एसेट डिस्पोजल में लाके डेबिट। बोलो बेटा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। फिर देखिएगा, फिर देखिएगा, डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो यहां पर आता है बाय करंट ईयर डेप्रिसिएशन। क्या आता है, करंट ईयर डेप्रिसिएशन। और ये एसेट जो आपने बेचना है, इसका डेप, आज तक का इसका डेप हटाएंगे तो बाय अक्यूमुलेटेड डेप। क्या कहेंगे उसे, बाय अक्यूमुलेटेड डेप। ये यहां से हटाएंगे और यहां दिखाएंगे टू एसेट डिस्पोजल। इतनी कॉस्ट का एसेट था, इतना डेप लग चुका है, अल्टीमेटली WDB आ गई। बोलो बेटा, अब इस WDB को किससे कंपेयर करेंगे, बाई कैश या बैंक, जो भी हमने बेचा है। अब बेचने पे अगर फायदा लॉस हुआ होगा तो यहां आ जाएगा बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। और अगर बेचने पे नुकसान हुआ होगा, सॉरी फायदा हुआ होगा, तो आ जाएगा टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। बस इसमें बेचने की कहानी अलग है। क्या कहते हैं, जितनी कॉस्ट का एसेट बेचा है वो यहां लेके आओ, उसका आज तक का डेप्रिसिएशन, जितने में बेचा है, जो लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, और जितना आज तक का डेप्रिसिएशन, अभी तक ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो टोटल डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ है, इतना था, इतना करंट ईयर का, इतना एडजस्ट हो गया, हट गया, क्योंकि ये एसेट क्या हो गया, बिक गया। जब एसेट बिक गया तो उतने पार्ट का डेप्रिसिएशन हमने क्या कर दिया, हटा दिया, और अंत में जो बच जाएगा वो कहलाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये आपका नेक्स्ट ईयर का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगा। और एसेट के खाते में जो बचेगा वो आपका कहलाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये कहानी है किसकी, एसेट डिस्पोजल की। अब हम इस कहानी को समझेंगे, एक एग्जाम्पल लेके, क्वेश्चन में लेके समझेंगे, कैसे मूवमेंट हो रहा है वो हम समझेंगे। जो भी कुछ मैं बताऊंगा इसी दायरे में रह के बताऊंगा, अलग से कुछ भी नहीं बताऊंगा। आप अगर इमेज बना रहे होंगे, ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक फिक्स्ड एसेट अकाउंट था, जितनी कॉस्ट का एसेट बेचा, फिक्स्ड एसेट से हटा के कहां लेके आ गए हम, एसेट डिस्पोजल। अब उससे हमने उसका अक्यूमुलेटेड डेट हटा दिया, फिर जितने में बेचा, अब दोनों को कंपेयर कर लिया, अगर फायदा है तो टू साइड आ गया, अगर नुकसान है तो बाई साइड। ठीक है, बाकी एसेट खरीदते हैं तो क्या एंट्री करते हैं वो हम जान चुके हैं। भाई जो काम अभी आप एक ही अकाउंट में कर रहे थे, अब वो काम अलग अलग अकाउंट में हो रहे हैं, बस इतना सा मुद्दा है, बाकी हो वही रहा है, प्रॉफिट उतना ही निकलेगा। यस और नो। तो आप एक काम करिए, इस बात को आप नोट करिए। कहां से नोट करना है आपको, ये ऊपर वाला नोट हो गया, ये फॉलोइंग अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड, ये भी नोट हो गया। तो फिर आप बस ये 3 खातों को नोट करिए, अच्छे से नोट करिएगा, कहीं मिस्टेक ना करिएगा। हम समझेंगे इनको और भी समझेंगे धीरे धीरे, क्वेश्चन के आधार पर जब करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा।
हो गया। चलिए आइए जरा कोई क्वेश्चन देखते हैं। आइए इलस्ट्रेशन नंबर करते हैं 8। बहुत ध्यान से करिएगा। कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2019 Subhra Limited purchased a machine of rupees 12 lakh. On 1st October 2021, a part of the machine was purchased on 1st April for rupees 80,000, जिसकी कॉस्ट कितनी थी 80,000। उस मशीन का एक पार्ट was sold for rupees 45,000 and new machine at a cost of rupees 1,58,000 was purchased and installed on the same date। ये सारी बातें कब हुई हैं? 1 अक्टूबर 2021 को। The company had adopted the method for providing depreciation at the rate of 10% on written down value. So the necessary ledger account for the year ended 31st March 2020 and 31st March 2000 to 31st March 2022। तो 1 अप्रैल 2019 से 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, फिर 31 मार्च 2021, फिर 31 मार्च 2022। 3 साल का हमें डेटा देना है, 3 साल के हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है। बात समझ में आ रही है? Assuming that provision for depreciation account is not maintained and provision for depreciation account is maintained। एक बार ये मानते हुए कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं है और एक बार ये मानते हुए कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। तो अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं है, कैसे अकाउंटिंग करते हैं पहले ही कर चुके। तब मेनली कौन सा खाता बनेगा? एसेट का और डेप्रिसिएशन का। बोलो हाँ या ना। जरा पहले हम केस 1 को ही डिस्कस कर लें। तो केस 1 हमारा पहले हम क्या बनाएं? एसेट अकाउंट। तो केस 1 आपका रिवाइज भी हो जाएगा। और हम कंपैरेटिव डिस्कस भी कर लेंगे कि दोनों में कंफ्यूजन ना हो, दोनों में किस तरीके से ट्रीटमेंट होना है। ये आज दोनों ही बातें, दोनों ही कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में हो जाएंगे। तो पहला हम बना रहे हैं मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट तो डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, particulars and amount। date, particulars and amount। बोलो हाँ या ना। अब बताइए सबसे पहले कब से शुरू हो रहे हैं? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल 2019 से। तो पहले हम 2019 का ही डेटा ले रहे हैं और 1/4/2019 को टू कैश। ओपनिंग में कुछ है नहीं तो सीधे सीधे टू कैश हमने लिया कितने का? अच्छा, मैं डेप का अकाउंट नहीं बना रहा हूं। डेप का अकाउंट आप बना लोगे, हर बार ट्रांसफर करना होता पीएल में ट्रांसफर कर देना हो तो कोई बड़ी बात नहीं। तो टू कैश कितने का? 12 लाख रुपए का। और फिर जो भी कहानी हुई है वो हुई है 1 अक्टूबर 2021 को हुई है, उससे पहले कुछ भी नहीं हुआ। तो उससे पहले अगर कुछ भी नहीं हुआ तो ईयर एंड हुआ होगा कौन सा? 31 मार्च 2020 का। तो हमने डेप्रिसिएशन लगाया होगा बाय डेप्रिसिएशन कितने का? बोलो 12 लाख रुपए का 10% के हिसाब से
1,20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन, और 31 मार्च 2020 को ही अब निकाल देंगे हम बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितने का, 10,80,000 का। बताइए ये बात आपको समझ में आती है या नहीं आती? कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। नहीं ना? फिर आपकी एक बात आ गई, ये 1 अप्रैल 2020 की बात आ गई, तो वो आ गई टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने का, 10,80,000 का। अभी आपने डेप अकाउंट बनाया होगा, तो ये डेप अकाउंट में जाएगा टू एसेट और बाय पीएल, डेप अकाउंट क्या हो जाएगा, बराबर। अब बताओ, मशीन आपने बेची है, कब बेची है, कब बेची है, 1 अक्टूबर 2021, तो अभी उससे पहले 31 मार्च आ जाएगा, तो 31 मार्च को पहले हम क्या कर दें, ईयर एंड कर दें, तो 31 मार्च 21 को बाय डेप्रीशिएशन, WDB मेथड है, तो 10,80,000 का 10%, तो कितना आ गया, 1,08,000, और इसी डेट को 31 मार्च 21 को ही निकाल दीजिए आप बाय बैलेंस कैरेट, कितना बचेगा, 9,72,000। फिर यही आपका ओपनिंग बैलेंस बच जाएगा, 1/4/2021 को ये ओपनिंग हो गया टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 9,72,000, 9,72,000। इज दिस ओके? बताएं, अब डेट कौन सी आ गई, अब आ गई डेट 1 अक्टूबर 1/10/2021 को। अब सुनिए मेरी बात गौर से, कह रहे हैं ऑन 1 अक्टूबर 2021 अ पार्ट ऑफ द मशीन, पूरी मशीन नहीं, अ पार्ट ऑफ द मशीन द परचेज ऑन 1 अप्रैल 19, जो 1 अप्रैल 19 को खरीदी थी, जिसकी कॉस्ट 80,000 थी। अब अगर ड्यूरिंग द ईयर में आप एसेट बेचते हो ना, तो उसकी आपको बिगनिंग में WDB चाहिए होती, क्या चाहिए होती है, लेकिन आपको क्या दी गई है, कॉस्ट, तो क्या आप WDB निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम, अब यहां पर हम बनाएंगे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1, और डेट होगी 1/10/2021। कॉस्ट कितनी है उस पार्ट की, कॉस्ट ऑफ द पार्ट 80,000। अच्छा, जब पूरे मशीन पे 2 साल का डेप लगा हुआ है, तो इस एसेट पे भी 2 साल का डेप लगा दें हम, इस पार्ट पे भी लगा होगा, यस और नो, तो माइनस करें इस पे डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 10%। ये डेप लगा आपका किसका, 19-20 का, किसका डेप लगा, 19-20 का, कितना, 8,000। फिर WDB आ गई, ये आ गई 1/4/2020 की, कितनी, 72,000। फिर डेप लगा एट द रेट ऑफ 10%, और वो लगा 20-21 का, तो 7,200। बताएं WDB क्या आ गई, WDB 1/4/2021 को WDB कितनी आ गई, 64,800। तो ये जो तुम्हें WDB दिख रही थी 9,72,000 की, बोलो
64,800 ये इसी का पार्ट होगी। समझ में आई बात नहीं आई? जैसे आपने पहले भी किया हुआ था, डब्ल्यूडीवी गिवन होती थी तो आप उसने जो कॉस्ट दी गई है उसको डेप्रिशिएट करके आपने ओपनिंग डब्ल्यूडीवी निकाली। तो जो 80,000 की कॉस्ट थी वो कहीं ना कहीं इसी 12 लाख का ही तो पार्ट थी। तो 12 लाख की वैल्यू तो घट के अब कितनी हो गई है? 9,72,000। तो 80,000 भी घट के अब कितना हो गया है? 80,000 घट के कितना हो गया? 64,800। तो इस 9,72,000 में 64,800 इंक्लूसिव है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबको ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो अगर ये इंक्लूसिव है तो बस फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें पार्ट मिल गया, इसको चाहो अलग अलग कर लो। क्या कहानी है इसकी? इसमें इसमें 64,800 अलग है और बाकी का कितना बचा? 9 लाख बस 7,200। ये पार्ट आपका बचा, जो इस पार्ट के अलावा मशीन है उसकी डब्ल्यूटीपी बची। बताएं ये बात समझ में आई आपको? मैंने पिछली क्लास में बात बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी थी कि जो भी एसेट आप बेचते हो या पार्ट ऑफ एसेट अगर आप बेच रहे हो तो उस ईयर के बिगिनिंग में उसकी डब्ल्यूडीबी चाहिए होती है। हमें क्या चाहिए होती है? डब्ल्यूडीबी एट द बिगिनिंग। बोलो। फिर हम दिखाएं डेप। अब इसमें हम दिखाएं करंट ईयर का डेप। करंट ईयर डेप टिल डेट। टिल डेट का मतलब सेल की डेट तक का। तो सेल कब हुई है? 1 अक्टूबर को। तो 30 सितंबर तक का 6 महीने का डेप। कितने का? 6 महीने। तो बताओ 64,800 का 10% और 6 महीने का कितना आया? 3240। ये डेप आया। तो अब जो डब्ल्यूडीबी आ गई वो कब आ गई? ऑन द डेट ऑफ सेल। सेल के डेट की डब्ल्यूडीबी आ गई। बताइए कितनी आई? 61560। ठीक है। अब इसे कंपेयर करो सेल प्राइस से। बेचा कितने में है? 45,000 में। तो बाकी क्या आ गया? लॉस। कितना? 16,560 का लॉस आ गया। प्रेजेंटेशन आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। कई बार हमें चीजें आ जाती बट प्रेजेंटेशन नहीं आता है। जितना प्रेजेंटेशन पहली बार करने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट जितना सिस्टमैटिक आप प्रेजेंटेशन करेंगे उतने चांसेस हैं कि क्वेश्चन आपका सही होगा और ज्यादा लंबे समय तक आपको याद बना रहेगा। उचित नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि थर्ड ईयर में बेचोगे। प्रैक्टिकली उचित नहीं है, आपको नहीं पता ना कि आप थर्ड ईयर में बेचोगे। भाई यहां तो क्वेश्चन में ठीक है बट वैसे तो नहीं पता ना आपको। तो इस वजह से आप ऐसे ही करके दिखाओ, ज्यादा अच्छा ऑप्शन। इनका कहना था सर शुरुआत से ही हम 80,000 को अलग कर लेते और 12 लाख का में से 80,000 अलग हो जाता, 11,20,000 को अलग करते और दो अलग मशीन मानते हुए कैलकुलेट करते पूरे को। तो वो उचित नहीं है। क्यों नहीं है उचित? क्योंकि आपको पता नहीं था ना, शुरुआत में नहीं पता ना था इसे बेचोगे आप, इस वजह से। इज दिस ओके? बोलो बेटा। अब आ जाओ, अब कहानी क्या कह रही है। तो अब बेचने की बात हम कर दें, क्या दिखा दें? बाय करंट ईयर डेप। बेचने की कहानी यही होती है। करंट ईयर का डेप कितना? 3240। ये कौन से करंट ईयर के डेप की बात कर रहा है? वो जो पार्ट बेचा है उसका करंट ईयर का डेप। बाय कैश ऑब्लिक बैंक। कितने का बेचा है? 45,000 का। और बाय बाय लॉस ऑन सेल। कितने का? 16,560। बताएं क्या ये बेचने का ट्रीटमेंट आपको समझ में आ गया नहीं आ गया? और अब क्या करते हैं? अब एक मशीन हमने खरीद भी ली है इसी डेट को। तो 1/10/2021 को
हमने एक मशीन खरीद ली है, कितने की? 158,000। अब हम क्या करेंगे बेटा, क्या आएगा? अब आएगा 31 मार्च 2022। तो 31 मार्च 2022 को हम क्या करेंगे? बाय डेप्रीशिएशन। अब ध्यान से देखना, यहां ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। डेप्रीशिएशन एक तो हमें इस पार्ट पे देना पड़ेगा 907200 का 10%, तो कितना आ गया? 90720। और एक जो हमने नई मशीन खरीदी है 1,58,000 रुपए की, इस पे हमें 10% के हिसाब से 6 महीने का डेप देना पड़ेगा। कितना आ रहा है? 7900। ये दोनों आपके डेप आ गए, बोलो। और अब हमें 31 मार्च 2022 को ही निकालना पड़ेगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन। तो कैसे निकलेगा, बोलो। एक तो आप क्या करो, 972,000 सॉरी 90,7,200 से पहले आप उसका डेप माइनस करके उसकी वैल्यू लिख दो। और बोलो बेटा, मतलब हम लिखें 907200 माइनस डेप 90720, ये हम बाहर लिखें। और दूसरा जो लिखें हम 158,000 माइनस 7,900, इनको भी अगर हम बाहर लिख देंगे, जब ये दोनों, आप ऐसा भी कर सकते हो, इनको इनर कॉलम में लिखो, बाद में टोटल करके बाहर लिखो। तो जब ये आपकी बाहर आ जाएंगी, या इसको वर्किंग नोट में आप दिखा सकते हो, यहां सीधे सीधे आप अमाउंट लिख सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपका ये कंप्लीट हो गया। ये अपने क्वेश्चन तब किया हुआ है जब प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट हमने ओपन नहीं किया हुआ है। अप्रोच 1 के हिसाब से हमने काम किया। पहले अप्रोच 1 को दिमाग में क्लियर कर लो, क्योंकि जब एक अप्रोच क्लियर होगी ना, तभी दूसरी अप्रोच को हम डाइजेस्ट कर पाएंगे। अगर दोनों को हम साथ में ले लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हौच पौच हो जाएंगी चीजें। जिन लोगों की पिछली क्लास छूट गई हो तो रिकॉर्डेड में पड़ी है ऑनलाइन, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो वो क्लास पड़ी हुई है, शायद आपकी छूटी हुई है। हाँ, आपकी भी छूटी हुई है। ठीक है, तो वो क्लास आप देख लें, डेप्रिसिएशन की सारी क्लासेस पड़ी हों, कंटिन्यूटी में आप देख लेंगे तीनों, तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा। डिले करके चीजें छोड़ देंगे तो वो छूटा ही रहेगा, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये नोट करके रखिए, ये दिमाग हमारा हमेशा ये कहता है, चीजों को डिले करता है। आपने बस इस पे कंट्रोल करना सोचिए, ये कहे कल करेंगे, उसको आज कर दो। कोई भी काम हो, जरूरी नहीं पढ़ने का ही काम हो, अदरवाइज घूमने के लिए भी कह रहे हैं ना, कल घूमेंगे, आज घूम लो, खत्म करो, ड्रामा खत्म करो। दिमाग पे जोर नहीं रखना है, कल का ठिकाना ही नहीं है। तो इस वजह से ये जो भी कुछ करने के लिए कहता, अच्छा बुरा जो कुछ करने की, डिले करने की बजाय तुरंत कर दो, कम से कम एक बवाल खत्म होगा। और हम क्या करते हैं, डिले, खासतौर से पढ़ाई के लिए तो हम डिले ही करते हैं। तो आज नहीं, घर से निकले कोचिंग में पढ़ेंगे, कोचिंग में कह रहे हैं घर में पढ़ेंगे, तो लगता है हम रास्ते में ही पढ़ लेते हैं बस। समझ में आ गई बात आपको? इस कॉन्सेप्ट में, ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट एक हिसाब से रिवाइज करा दिया। इस कॉन्सेप्ट में अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बता दो कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपने पिछली क्लास के क्वेश्चन किए होंगे, एक क्वेश्चन मैंने जो कराया था जिसमें टोटल अमाउंट दिया था, आपने बाइफरकेट किया था, अगर आपने किए होंगे, एक बार के करने से कुछ नहीं होना है, एक ही चीज को 2 से 3 बार करिए। सीए इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी आएगी प्रैक्टिस से। आपका एग्जाम धड़ धड़ निकलते चले जाएंगे, आप अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रेजेंटेशन भी बेटर हो जाएगी, एक्यूरेसी भी आ जाएगी। नॉलेज तो होता है सीए स्टूडेंट को, नॉलेज तो आ ही जाता है, आपने क्लास करी हुई है, नॉलेज आ गया। बट वहां एग्जाम के लिए हमें क्या चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, स्पीड चाहिए, एंड दैट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस ओनली। आप प्रैक्टिस करोगे तो आएगी।
एंड दैट इज द रीजन कभी कहा जाता है सीए में हार्ड वर्क बहुत है, क्योंकि सीए में बहुत इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत नहीं है। ऐसे ही साफ साफ कहता है, देखो भाई साहब अगर आप इंटेलिजेंट हो बहुत तो जाओ कहीं साइंटिस्ट वाइंटिस्ट बनो, नासा आसा जाओ, साइंस वाइंस करके रॉकेट साइंस पढ़ो, कुछ डॉक्टर बन जाओ, चीड़ा फारी करो, ठीक है। बट जब तुम केवल कुछ नहीं करना है, तुम्हें एवरेज लेबर करना है, अगर तुम्हें मेहनत थोड़ी सी करनी है तो फिर सी कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी है, हमें हमें तो क्या करनी है, थोड़ी सी लेबर करनी है, बस उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि कई बार हम लेबर बहुत करते हैं कुछ जगह पर, बट वहां क्योंकि इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड होती है, आईक्यू रिक्वायर्ड होता है, तो हमें कई बार रिजल्ट नहीं मिलते। यहां तो एक ही चीज चाहिए, एक एवरेज माइंडसेट। अब बिल्कुल पागल ही ना हो आप, ठीक है। तो एवरेज माइंडसेट के अगर व्यक्ति हैं आप, साउंड व्यक्ति हैं, एवरेज माइंडसेट रखते हैं, तो आप थोड़ी सी मेहनत कर देंगे, चार्टर्ड बन जाएंगे। बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, और ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, क्योंकि पता चला ज्यादा मेहनत करी, अंत तक पहुंचते पहुंचते सीए तो बन गया लेकिन खर्च हो गए, ठीक है। आदमी ने देखा सीए तो है लेकिन खर्च हो चुका है, तो फिर कोई फायदा नहीं, खर्च भी नहीं होना है हमें, ठीक है। क्योंकि जो हम सक्सेस को अचीव करेंगे तो उसके इंजॉय करने के लिए तो हम अवेलेबल रहें, तब तक पता चला खर्च निकल लिए, एक्सपायरी निकल गई, तो फिर फायदा नहीं है, तो खर्च नहीं होना है, ठीक है, तभी फायदा है। और पैसा कमाने का, अर्निंग का असली मजा तभी है जब आप 20, 21, 22 की उम्र में कमाते हो। बाकी जिंदगी भर तो हर कोई कमाता है, क्योंकि तुम 20, 21, 22, 23, 24, 25 इस उम्र में जब तुम पैसा कमाते हो ना, उस पैसे को तुम अपने लिए यूज कर पाते हो, उससे तुम अपने शौक कर पाओगे। तुमने अपना करियर बनाया 30 की उम्र में, 35 की उम्र में, तो जो मेन जहां पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, सबसे, क्योंकि भाई तभी हमें कंपैरिजन होता है कि हम कंपेयर करते हैं, उसके पास ये, हमारे पास ये नहीं है, और बहुत सारे हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो वो उस दौर में, यंग दौर में, मानो 20-22 साल के अपने पैसे से गाड़ी लेके आते हो, 50 की में अपने पैसे से गाड़ी लेके आते हो, तो तुम मजबूरी में लेके आए होगे, बच्चों ने जबरदस्ती दिलवाई होगी कि चलो ले लो यार, क्योंकि तुम्हारी इच्छा खत्म हो चुकी होगी कि गाड़ी, तुम्हें लगता होगा बस जिंदगी चल रही है, बहुत चल रही है, गाड़ी चलाने की क्या जरूरत, ठीक है। तब तुमने अपने लिए ऐसा नहीं कर पाओगे। तो अगर अपने लिए जिंदगी जीनी है तो कमाना शुरू करिए 21-22 की एज पे, 21-22 तक सीए बन जाइए, अनलिमिटेड पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। जैसे गडकरी जी कहते हैं ना जब अपने उसमें, पैसा हमारे पास बहुत है, ठीक है। तो वैसे ही पैसा इस प्रोफेशन में बहुत है, आपके सारे सपने सच हो जाते हैं, बस डेडिकेटेड होके बस मेहनत कर लीजिए। और मजा है यार 21-22 के बनने में। मेरी कुछ स्टूडेंट रही 21 साल 22 साल में सीए बन गई, आज 1 लाख रुपए महीने का पैकेज है, अभी बच्चे हैं। अब सोचो, ना उनके बच्चे, ना हस्बैंड, ना वाइफ, ना कुछ, घर वाले अपने सेटल ही, उस बच्चे को 1 लाख रुपए मिल रहा है। आज तुम्हें कोई 1 लाख रुपए दे, कितनी खुशी होगी, है ना। तो और ये अचीवेबल है, 4 साल का डेडिकेशन, आप इसको अचीव कर सकते। और 4 साल पता नहीं चल सकता, 18 साल निकल गए, पता चला क्या? तुम्हारे लगभग 18 निकल गए, मेरे काफी निकल गए, पता ही नहीं चला, मेरे पढ़ाते पढ़ाते 15 निकल गए, तुम्हारा पूरे जीवन के ही 18 निकल गए। तो इस वजह से समय पता नहीं 4 साल कब निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा सिस्टम बना के रखिए और मेहनत करिए, आप अपना टाइम निकल देखिए, शेड्यूल बनाइए कहां पर हमारा टाइम वेस्ट होता है, वो टाइम जहां वेस्ट हो रहा है उसको रूटीन में लेके आइए। एक सीए स्टूडेंट, मैंने कहा ना, जो आपकी प्रिपरेशन है एक सिद्धि प्राप्ति के लिए है, तो डेडिकेशन बहुत चाहिए, तगड़ा वाला। आप सुबह के 2-3 घंटे ऐसे ही घूमने फिरने, चाय नाश्ता पानी, उठ के यहाँ बैठ गए, इस कोने से सोफे से उठे, बेड में बैठ गए, बेड से उठे, अगर इसी में आप 2-3-4 घंटे बर्बाद कर देते हो तो आप सीए स्टूडेंट के लक्षण है ही नहीं आप में। सुबह जगिए, अगर आपको सुबह, क्योंकि सुबह 2 बजे कोचिंग आना होता है, कई लोगों का टाइम वेस्ट हो जाता है। सुबह आप 6 बजे 7 बजे जो भी जगते हैं, जगने के 1 घंटा अपने आप को दीजिए रेडी करने के लिए। बिल्कुल वैसे रेडी हो जाइए, ये नहीं जब हम कोचिंग आएंगे तब हम रेडी हो रहे हैं, नहीं, बिल्कुल वैसे रेडी हो जाइए कि हमें कहीं जाना है, और रेडी होके पढ़ने बैठ जाइए।
अगर आप ऐसा करेंगे, बिस्तर नहीं छोड़ रहे हैं, डले हैं, अब 11-12 बज गया तब आप जग रहे हैं, रेडी हो रहे हैं कोचिंग जाने के लिए, तो ये सुबह का आप जो क्वालिटी टाइम है आप वेस्ट कर दे रहे हैं। फिर सीए की आप प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे वैसा। और यहां से जाने के बाद एक आध घंटे घूमिए फिरिए, 8 बजे फिर बैठ जाइए, 4 घंटे वहां दीजिए कम से कम, 8 से 12, 4 घंटे शाम को, और 4 से 5 घंटे कम से कम सुबह। और आप टाइम वेस्ट करते हो, सुबह 7 बजे जगो, 1 घंटे में बिल्कुल रेडी हो जाओ, पूरा का पूरा 8 बजे रेडी हो गए, आपके पास पूरे पूरे 4 घंटे समय है। 12 बजे तक अपना पढ़ाई करो, लंच वगैरह करो, कोचिंग आ जाओ। तो ये टाइम जो सोने का होता है ये आप यहां यूटिलाइज कर लोगे, क्योंकि मैं आपको सोने नहीं दूंगा। ठीक है, तब तक पढ़ेंगे, कुछ नींद खत्म होगी, शाम को पहुंचे, एक आध घंटा थोड़ा बहुत घूमे फिरे, 8 बजे से फिर बैठ गए। इसके अलावा अगर आप यहां कुर्सी तोड़ रहे हैं, वो सोफा तोड़ रहे हैं, ये टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो आप सही दिशा में है ही नहीं, आपके पास समय ही नहीं मोबाइल चलाने का। फिर आप कहोगे सर समय नहीं मिल रहा है हमें, समय तो 24 घंटा है तुम्हारे पास भी हमारे पास भी। और इस 24 घंटे में अगर आप 8 से 10 घंटे नहीं निकाल पा रहे हो पढ़ने के लिए, कोचिंग को छोड़ के, तो आप सही डायरेक्शन में नहीं, अब यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आपको देखना पड़ेगा कहां पर वेस्ट कर रहे हो आप टाइम, और देखिए उसको। 8 घंटे कोई बड़ी चीज है ही नहीं आपके लिए निकालने के बाद। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? अभी के 8 घंटे पढ़ो नहीं, 18-18 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, लोग डबल शिफ्ट में काम करते हैं तब घर चलते हैं, तब आप वहां कंपटीशन जब होगा ना पैसे कमाने, 18-18 घंटे मेहनत करती है, वो घर नहीं है, सुबह सुबह 7 बजे से घर निकलते, रात में 12 बजे घर आ रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, और कोई भी, जैसे हम लोग बहुत रिस्पेक्टेड नौकरी में, उनकी भी नौकरी में आफतें हैं। आप चार्टर्ड बनते हो, नई नौकरी करनी है, अपनी प्रैक्टिस करोगे, सुकून से आप अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी सकते हैं। प्रोफेशन है, जैसे डॉक्टर है, नहीं करनी नौकरी, उसने अपना बैठ गया कि अब वो देखो, डॉक्टर उसका देखो 2 घंटे के लिए जाते हैं, लाइन लगी होती है, देखे वह 500 रुपए पहले, बाद में देखते हैं, शकल देखने के 500 रुपए ले लेते हैं। दवा हवा 2 घंटे काम किया, दिन भर फ्री, शाम को भी 2 घंटे काम कर लिया, दिन में 10,000 बना लिए, और जो एक्स्ट्रा करेंगे वो अलग है, प्रोफेशन है। वैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन है। तो जो चीजें प्रोफेशन के बेस पे होती है तो अनलिमिटेड पैसा होता है, बस आपको थोड़ा मेहनत करनी होगी, टाइम देना पड़ता है प्रोफेशन। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं केस नंबर 2 में। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट इज मेंटेन, हम क्या कर रहे हैं, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट इज मेंटेन, तो उसके केस में हमने कहा था 3 खाते बनाएंगे। कितने खाते बनाएंगे? 3। कौन कौन से? एक बनाएंगे हम मशीनरी अकाउंट, बनाइए जरा आप। एक बनाएंगे एसेट डिस्पोजल अक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट, और एक बनाएंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ये मैंने बनाया मशीन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ये मैंने बनाया प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, तो डेट पर्टिकुलर्स
एंड अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, और बाद में मैंने बनाया एसेट डिस्पोजल, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। आइए जरा, डेटा हमारे माइंड में है। हमने कब खरीदी थी मशीन? 1/4/2019 को हमने मशीन खरीदी थी, जो 2 कैश। कितने की खरीदी थी? 12 लाख। इज दिस ओके? अच्छा, मुझे बताइए, क्या फर्स्ट ईयर है तो क्या प्रोविजन फॉर डेप का कोई बैलेंस होगा क्या? 1/4/2019 को क्या कोई बैलेंस होगा क्या? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा क्या? नहीं होगा। ऐसे ही एसेट का भी कोई बैलेंस नहीं है, अगर होता तो हम लिख देते। तो बताइए, ईयर एंड पे 31 मार्च 20 पे क्या डेप्रिसिएशन मिलेगा? हाँ, बाय डेप्रिसिएशन कितना? 1,20,000। अभी क्या होता था कि डेप्रिसिएशन आप एसेट अकाउंट में ही दिखा देते थे, अब डेप्रिसिएशन का एक अलग अकाउंट है, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट में दिखा। और कोई ट्रांजेक्शन हुआ क्या? और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, खाता बंद कर दीजिए, ईयर एंड कर दीजिए। ईयर एंड किया, खाते की बैलेंसिंग करेंगे तो 31 मार्च 20 को बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना? 12। और यहां जब हम बैलेंस करेंगे तो यहां बैलेंस आ जाएगा आपका टू बैलेंस कैरेट डाउन 1,20,000 रुपए का 31 मार्च 2020 को। बताएं, क्या ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? फर्स्ट ईयर का काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? अब अगर मैं फर्स्ट ईयर का ही बैलेंस शीट बना दूं, क्वेश्चन ने मांगी नहीं है, बट मैं समझाने के लिए अगर बना दूं तो मैं लिखूंगा मशीन कितने की? 12 लाख रुपए की, और माइनस प्रोविजन फॉर डेप 1,20,000 का, तो मशीन मेरी कितने की दिखाई जाएगी? 10,80,000। पुराने पिछले मेथड में भी क्लोजिंग में मशीन कितने की आ रही थी? 10,80,000। बट यहां पर भी 10,80,000 की आ रही, बट केवल और केवल डिफरेंस किस बात का है? यहां हम एसेट को कॉस्ट पे दिखा रहे हैं, डेप अलग से। अल्टीमेटली बैलेंस शीट में जो मशीन जाएगी वो कितने की जाएगी? 10,80,000 की। बताइए, क्या फर्स्ट ईयर की कहानी आपको समझ में आ गई है या नहीं आई? ठीक है। अब सेकेंड ईयर में मैं क्या कर ले रहा हूं? पेन चेंज कर ले रहा हूं, कलर चेंज कर ले रहा हूं। अब मेरे बैलेंसेस निकाल लो। सेकेंड ईयर कब से शुरू होगी? 1/4/2020 को मैं दिखाऊंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीन कितने की? बोलो बेटा। 12 लाख। कितने की मशीन दिखाऊंगा? 12 लाख की। यस और नो? और मेरे पास प्रोविजन फॉर डेप कितना आ जाएगा? 1/4/2020 को मेरे पास प्रोविजन आ गया बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का? 1,20,000। क्या इस साल कोई खरीदा बेची हुई है? नहीं। तो खरीदा बेची नहीं हुई है तो सीधे ईयर एंड हो जाएगा। ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2021 को हम दिखाएंगे बाय डेप्रिसिएशन। और कितना निकलेगा बाय डेप्रिसिएशन? अब जो एसेट था 12 लाख का था, पिछली बार का डेप लग चुका है, तो उसके बाद बचा था 10,80,000 का, और 10,80,000 पे डेप लगाएंगे, 10,80,000 पे डेप लगाएंगे 10% के हिसाब से, तो 1,08,000 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब खाता बंद कर दो। तो अगर खाता बंद करोगे तो बैलेंस निकल के आ जाएगा 31 मार्च 2021 को टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना हो गया? 2,28,000। और एसेट मेरा कितने का दिखेगा?
31 मार्च 21 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन। एसेट दिख रहा है कितने का? 12 लाख का। एसेट में कोई फर्क नहीं है। बताएं, क्या ये 2 साल की बात आपको समझ में आ गई है या नहीं आई? अगर मैं इसके बाद बैलेंस शीट बनाऊं तो मेरी बैलेंस शीट पता है कैसी बनेगी? बैलेंस शीट बनेगी, मशीन कितने की दिखाई जाएगी? मशीन दिखाई जाएगी 12 लाख की, माइनस प्रोविजन कितने का दिखाया जाएगा? 2,28,000। तो अब वैल्यू कितनी दिखेगी? 9 लाख। आप पुराने मेथड में देखिए, सेकेंड ईयर के बाद क्लोजिंग मशीन कितने की आ रही थी? 9,72,000 की। यहां पर भी 9,72,000 की आ रही है। कोई चेंज नहीं, बस प्रेजेंटेशन में डिफरेंस है। कोई चीज एक बार नहीं आए घर में, दोबारा करिए उस चीज को, तीसरी बार करिए, अपने मन से दिखने लगेंगी कौन सा आइटम कहां जाना है। फिर भी कोई बात नहीं समझ में आ रही, पूछिए। ये कहना ये टॉपिक नहीं आ रहा है, ये गलत अप्रोच है, आपका तरीका ठीक नहीं। इस टॉपिक में कौन सी चीज आपको दिक्कत कर रही है, ये राइट अप्रोच है। कि सर हमें ये दिक्कत करा है, हाँ ठीक है, ये ऐसे हो रहा है। भाई चीजें एकदम कठिन थोड़ी हो जाती हैं, पहले तो बेसिक रहती हैं। और जहां कठिन बेसिक हमें समझ में आता, कठिन वाले को हम थोड़ी कोशिश करना नहीं चाहते, तो उसकी वजह से हम जो आता है उसे भी हम कह देते हैं कि हमें नहीं आ रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, जो हमें जितना आ रहा है, जहां पर नहीं आ रहा है उस बीमारी को तुरंत पकड़ना है और उसको तुरंत सॉल्यूशन देना है। सर ये चीज नहीं आई समय, बता दीजिए, करके देखिए दोबारा, फिर पूछिए। इज दिस ओके? अब मैं थर्ड ईयर पे आ जाऊं, किस पे आ जाऊं? थर्ड ईयर। सबसे पहला काम क्या करूं थर्ड ईयर पे? बोलो। मैं ओपनिंग बैलेंसेस कर लूं? तो मेरा ओपनिंग बैलेंसेस 1/4/2021 को बैलेंस आ गया टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। बताओ मशीन के खाते में कितने का बैलेंस होगा? 12 लाख रुपए का, हाँ या ना? और बताओ अक्यूमुलेटेड डेप्थ में कितना बैलेंस होगा? 1/4/2021 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने का? 2,28,000। मैं एसेट डिस्पोजल को थोड़ा सा नीचे ले ले रहा हूं क्योंकि मुझे यहां जगह चाहिए है। बताइए, क्या ये बात मेरी समझ में आ रही, आपकी समझ में आ रही नहीं आ रही? एसेट डिस्पोजल में छोटा सा ही ले ले रहा हूं। ये ओपनिंग डाल दी हमने थर्ड ईयर के। अब क्या होगा थर्ड ईयर के ओपनिंग के बाद? कौन सी डेट आएगी? 1 अक्टूबर, जिस दिन हमने एसेट क्या किया है? बेचा है। अब बस ध्यान से सुनिए, जितनी कॉस्ट का एसेट बेचोगे, क्या कह रहा हूं मैं, बोलो। जितनी कॉस्ट का एसेट बेचोगे उसे एसेट अकाउंट से हटाओ। कहां से हटाओ? एसेट से। तो मैंने कितनी कॉस्ट का एसेट बेचा है? मैं यहां से हटा रहा हूं, मैंने डेट कौन सी थी? 1/10/21 को बाय एसेट डिस्पोजल। कहां लेके जा रहा हूं इसको? कितना? 80,000 की कॉस्ट का एसेट मैंने यहां से हटा के कहां लेके गया? टू मशीन अकाउंट। कितने का? 80,000। बस अब यहां से बिकेगा ये। बेचने वाले एसेट को कॉस्ट से हमने कहां से हटा के कहां लेके आ गए, ये बात समझ में आ गई। अब बिकेगा यहां से, कैसे बिकेगा ये देखो भाई। कुछ ऐसा समझ लो कि जिस सामान को बेचना है उसको हमने पूरे सामान से हटा के अलग रख दिया कि इसे बेचना है, अभी बेचा नहीं है। अब क्या करना है? अभी बेचना है। तो बेचना है हमने, कौन से एसेट को बेचना है? जिसकी कॉस्ट 80,000। और बेचने का सिंपल सा सिद्धांत हमें देखना है, इस पे आज तक कितना डेप लग चुका है। तो आज तक कितना डेप लग चुका है, इसकी कहानी क्या होगी? कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट थी 80,000। पहले डेप लगा होगा किसका? 1920 का। तो 8,000 रुपए 1920 का डेप लगा, बोलो बेटा। फिर ये आया 72,000 का। फिर डेप लगा 2021 का, तो 7,200 का डेप लगा। तो
कितना है? 64800। अच्छा बताओ, ये वाला डेप और ये वाला डेप क्या ऑलरेडी अक्यूमुलेटेड डेप में जा चुके हैं? क्योंकि हमने पूरे मशीन को डेप्रिशिएट किया है, तो उनके बैलेंसेस अक्यूमुलेटेड डेप में ऑलरेडी जा चुके हैं। बट अभी करंट ईयर का नहीं गया होगा, करंट ईयर का डेप नहीं। करंट ईयर का भी डेप दिखाते ना हम। तो अब बताओ करंट ईयर का डेप कितना आ गया? करंट ईयर डेप 3240, ये करंट ईयर वाला आया। ये ऑलरेडी अक्यूमुलेटेड में जा चुका है, ये भी अक्यूमुलेटेड में जा चुका है, मतलब प्रोविजन में जा चुका है। ये करंट ईयर का आया। बताओ डब्ल्यूडीबी कितनी आ गई? 61560। अब मेरी बात समझो, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर ध्यान दें। यहां आता है कौन सी रेट को? यहां आएगा 1/10/21 को बाय करंट ईयर डेप। कौन सी मशीन का? किसका? पार्ट का। किसका? पार्ट का। कितना आया करंट ईयर डेप? 3240। बोलो, क्या इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक का टोटल डेप आ गया। अब क्या करेंगे? अब इस मशीन का अक्यूमुलेटेड डेप बताओ कितना हो गया? डेप बता दो कितना हो गया। 80,000 की थी, 61,560 की बची, तो अभी तक का डेप कितना हो गया? 18,000। ये प्रोविजन फॉर डेप हो गया। इसका पूरा अक्यूमुलेटेड डेप यहां से हटाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप हटाएंगे, बाय प्रोविजन फॉर डेप। कितना? फर्स्ट ईयर का कितना था? 8,000। सेकेंड ईयर का कितना था? 7200। और थर्ड ईयर में पार्ट ऑफ द ईयर का हो गया था 3240। तो टोटल डेप कितना आ गया? 18,440 का ये डेप हटाएंगे और कहां दिखा देंगे? यहां प्रोविजन में दिखाएंगे 1/10/21 को टू एसेट डिस्पोजल। 18,000। इधर गौर से देखो जरा, इधर ये क्या है? ये 28,000, 2,28,000 और 3240, ये क्या है? ये क्या है? आज तक का डेप है ना। तो इसमें इस वाले एसेट का भी डेप होगा जो बेच रहे हो। तो क्योंकि अब ये बिक जाएगा, तो अब इसके डेप को इकट्ठे करने की जरूरत नहीं। तो इसके डेप को हमने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया, अपोजिट साइड एंट्री कर दी। यहां से हमने डेप हटा दिया और यहां से हटा दिया। बताओ ये पॉइंट आपको समझ में आया है नहीं आया? और अब बस सिंपल है, अब बेच दो। बेचा कितने में है? बाई बैंक कितने में बेचा है? 45,000। और बाई पीएल लॉस आ गया कितने का? 16,560 का लॉस आ गया। ये खाता अपने मन से बराबर हो जाएगा, इसमें कभी बैलेंस नहीं आएगा। बताएं क्या ये बिक्री ठीक हो गई या नहीं हो गई? दो बार क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, इसी क्वेश्चन को दो बार लगाइए। सीखना है तो मेहनत करनी है। इज दिस ओके? अब एसेट डिस्पोजल आपका बंद हो गया। अब बस कुछ नहीं, एक एसेट आपने खरीदा था ना, कितने का खरीदा था? टू कैश 158,000। अब मुझे बताइए, ये खाता बंद कर दीजिए, खाते का बैलेंस बताओ कितना बचेगा? एसेट अकाउंट का बाई बैलेंस कैरिड डाउन 12,78,000, ये इसका बैलेंस बच जाएगा। क्या अभी करंट ईयर का डेप देना बाकी है? बोलो 31 मार्च 22 को बाय करंट ईयर डेप। तो करंट ईयर डेप कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे?
वो जो पार्ट बचा हुआ था वो हमने वर्किंग करी थी पिछले केस में, कितने का बचा था? 9,07,200। इस पे डेप मिलेगा कितना? 10%। और जो तुमने खरीदा अभी, कितने का खरीदा? 1,58,000। इस पे मिलेगा 10% इंटू 6/12। ये डेप यहां आ जाएगा, इसका टोटल करो, इसका बैलेंस यहां निकाल लो, तो यहां आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन, या क्यूमुलेटेड डेप का बैलेंस आ जाएगा। बोल रहे ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए हैं या नहीं? ठीक है, थोड़ा सा 19-20 हो, घर में दोबारा लगाइए, दोनों कॉन्सेप्ट से दोबारा लगाइए, देख के लगाइए, फिर एक बार और लगाइए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो। कौन सा बेटा? मशीनरी अकाउंट में ये कहां से आया? ये बेटा ये 12 लाख था, ये हमने खरीदी, इतनी बिक गई, बैलेंसिंग फिगर करी है, क्या करी है? बैलेंसिंग फिगर, खाते का बैलेंस करते हैं ना, हर बार खाते का क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं, तो बैलेंसिंग फिगर करा हुआ। जिन लोगों का जनवरी अटेम्प्ट है वो बिल्कुल स्लो ना हो जाए, क्योंकि यही करिकुलम हो रहा है, अलग से कुछ नहीं बताया जाएगा। ठीक है, बाद में फिर आपको बस प्रैक्टिस करनी होगी, अपने रिवीजन वगैरह करने होंगे, उसके लिए आपको ज्यादा समय मिल जाएगा बस, और कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो इस वजह से आप ये सोच के ना चलें कि नहीं हमारा अटेम्प्ट तो बाद में, अटेम्प्ट सही समय पे आपका है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस को ज्यादा समय मिल जाएगा, और उससे आप देखिएगा आप में अंतर आएगा, इन लोगों की एक्यूरेसी में आपकी एक्यूरेसी में अंतर आ जाता है, जिनका सितंबर अटेम्प्ट ज्यादा अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होगा, प्रेशर में ही काम करना बढ़िया है। आप ये सोचो कि जनवरी आलस करोगे आप, और ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो कुछ बच्चे सोचेंगे यार सर बर्डन हो रहा है, तुम अगर जिस दिन से तुम बर्डन हो रहा है मतलब तुम काम कर रहे हो, तुम्हें अगर बर्डन फील हो रहा है, और जिस दिन से तुम इस बर्डन से डर जाओगे और कर दोगे जनवरी, तो तुम तो रिलैक्स हो जाओगे, तुम पढ़ना कम कर दोगे। तो हमारी बेस्ट जो परफॉर्मेंस निकल के आती है वो तभी निकल के आती है जब हम थोड़ा टफ सर्कमस्टांसेस में काम कर रहे हैं। जितना रिलैक्स में आप काम करोगे उतना आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, ये नोट करके रखिए। आप देखेंगे जिन लोगों को बड़ा सब लग्जरी मिल रही है वो बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पाएंगे, खुद के दम पे नहीं कर पाएंगे। पिताजी का बिजनेस चल रहा है, उसे चला ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। खुद के दम पे अगर करना है तो कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना है। कंफर्टेबल रहते हुए आपकी प्रिपरेशन हो रही है मतलब आपकी प्रिपरेशन नहीं हो रही है।
जब आप कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल के प्रिपरेशन कर रहे होंगे तब प्रिपरेशन हो रही है। यहाँ थोड़ी नींद के साथ भी हमें जूझना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, टाइम निकालना पड़ रहा है, मोबाइल हमें छोड़ने पड़ रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं और हम कह रहे हैं सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो भाई कैसी प्रिपरेशन कर रहे हैं? मोबाइल हमने छोड़ा नहीं है, मोबाइल को हम उतना ही समय दे रहे हैं, दोस्तों को हम उतना ही समय दे रहे हैं, रिश्तेदारों को हम उतना ही समय दे रहे हैं, घर जाने के लिए हम उतने ही लायक थे, और फिर हम क्या कह रहे हैं? टाइम पास हम उतना ही कर रहे हैं, और फिर हम कहें कि हम सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो भाई साहब गलत कर रहे हैं। इज दिस ओके? तो जब तक आप कंफर्टेबल जोन से नहीं निकले हुए हैं, कोई घर पे आ गया, अब वो आया है, मौसी आ गई, बुआ आ गई, कोई आ गया, अब तुम उन्हीं में लगे हुए होंगे। यही मौसी बुआ और जो जो भी होंगे, यही 2 साल बाद कहेंगे, बेटा निकल, तुम वही कर रहे हो, अभी भी वही कर रहे हो, निकल ही नहीं रहे हो। तब फिर तुम उन्हें फेस नहीं करोगे। तो इससे अच्छा अभी से ही बंद कर दो, उतना ही। थोड़ा सा सेल्फिश हो जाइए। सक्सेस अगर होनी नहीं है, आप सक्सेस होना चाहते हो तो सेल्फिश बनिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। चलो भाई, समझ में आ गई होगी बात। आज हमने ये कॉन्सेप्ट कर लिया है आपके साथ में। आज के लिए हम रखेंगे इतना ही, बाकी फिर अपनी अगली क्लास में। आज वैसे भी लॉ की क्लास के साथ हमने किया था, फिर भी एक एक क्वेश्चन के 2 पार्ट कॉन्सेप्ट ये बातें डिस्कस कर हुई हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी किसकी? कल तो मैम का टर्न वैसे भी है, और साथ में किसकी क्लास हो जाएगी? मैथ्स की क्लास। चलो, और मैथ्स। ठीक, थैंक यू।